फेमस सिंगर आशा भोसले जी को मेरा शतकोटि प्रणाम और श्रद्धांजलि। फेमस सिंगर आशा भोसले जी की जय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फेमस सिंगर स्वर्गीय आशा भोसले जी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। महान सिंगर लता मंगेशकर के बहन और एक महान सिंगर आशा भोसले। लता मंगेशकर को तो सब लोग पहचानते हैं, तो ही लता मंगेशकर का बहन आशा भोसले जो दूसरा फेमस सिंगर है, वही आशा भोसले जी के बारे में आज का वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ उनका जीवन कहानी के साथ में मैं आशा भोसले जी के बारे में बताऊंगा और उनके लाइफ हिस्ट्री भी बताऊंगा, इस वीडियो में ब्लॉग में बताऊंगा। तो अगर आप लोग आशा भोसले जी का प्यारा सा गाना सुनते होंगे और आशा भोसले जी का गीत आप लोगों को पसंद है, तो फेमस सिंगर स्वर्गीय आशा भोसले जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बोले कि आशा भोसले जी को हम लोग खो चुके हैं, ये बोलना भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि आशा भोसले जी, लता मंगेशकर, इन लोग जैसा महान सिंगर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेते हैं कि वे अमर है, उनका गाना अमर है। आज भी जहाँ पर भी झूमना गाना होगा, वहाँ पर आशा भोसले जी का गीत को सब लोग याद करेंगे। तो उनका देहांत होने के बाद भी गीतों के जरिए वो मधुर संगीत के जरिए, वो झूमना गाना, वो डांस वाला गाना गाने का जरिए, संगीत के जरिए आशा भोसले जी हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। देखिए दोस्तों, सिंगर तो बहुत सारा आए हैं दुनिया में, और आए हैं और चले भी गए हैं, लेकिन दोस्तों लता मंगेशकर और आशा भोसले जी जैसा महान सिंगर दोबारा इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेंगे दोस्तों। तो ऐसा महान सिंगर और फेमस सिंगर आशा भोसले जी को मेरे इस यूट्यूब चैनल के जरिए ग्रैंड सैल्यूट और शतकोटि प्रणाम। दोस्तों, आशा भोसले जी एक महान सिंगर है, ये कोई भी डाउट नहीं है कि आशा भोसले जी भी लता मंगेशकर की तरह एक महान सिंगर है। इसी वजह से उनको वही राष्ट्रीय सम्मान मिला टोपो के जरिए और राष्ट्रीय फ्लैग के जरिए, जो लता मंगेशकर को जो राष्ट्रीय सम्मान मिले थे, सेम राष्ट्रीय सम्मान उनको भी मिला। और लता मंगेशकर के साथ उनका देहांत का दिन फिर मौत का तरीका सब कुछ सेम था दोस्तों। तो आशा लता मंगेशकर के बाद एक महान सिंगर को जो थे वो आशा भोसले जी थे, जो हमारे बीच आज नहीं रहा, लेकिन उनका गीतों के जरिए वो हमेशा अमर रहेंगे हमारे बीच। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं फेमस सिंगर आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लता मंगेशकर के छोटे बहन महान सिंगर आशा भोसले के बारे में, आशा भोसले जी का जीवन कहानी संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आशा भोसले जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आशा भोसले जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के संगिल स्टेट में 8 सितंबर 1933 को। आशा भोसले जी के पिता का नाम थे दीनानाथ मंगेशकर, सिंगर, महान नाट्यकार, साथ में शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। आशा भोसले जी का 4 बहन थे। एक बहन को तो आप सब लोग जानते ही है, महान सिंगर लता मंगेशकर, उनका बड़ा बहन। उसके बाद है मीना, उसके बाद है आशा भोसले, फिर छोटा बहन उषा मंगेशकर, और उनका एक ही भाई थे, वो भाई का नाम थे हृदयनाथ मंगेशकर। 9 साल थे आशा भोसले जी का, तब उनका पिता का देहांत हो जाता है। आशा भोसले जी का इतना कम उम्र में उनका पिता का देहांत के बाद फिर संसार का उन लोगों का आर्थिक परिस्थिति थोड़ा प्रॉब्लम, आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ जाते हैं। आशा भोसले जी का माँ का नाम है शिवंती मंगेशकर। तो पिता के देहांत के बाद आशा भोसले जी का संपूर्ण परिवार का दायित्व बड़ा बहन लता मंगेशकर उस समय अपना संसार को पालन पोषण करने के लिए पिताजी के दिए हुए जो संगीत का
जो शिक्षा थे उसके ऊपर ये गाना करना स्टार्ट कर दिए थे। तो संसार को चलाने के लिए कुछ स्टेज शो वगैरह करके फिर गाना करके इस तरह से धीरे धीरे संगीत के तरफ आगे बढ़ने लगे थे लता मंगेशकर जी। और उसी तरह से परिवार का पालन पोषण का संपूर्ण भार लता मंगेशकर के जी के ऊपर आ चुके थे, क्योंकि वे बड़ा बहन थे इसी वजह से। लेकिन आशा भोसले जी भी पीछे नहीं रह गए। आशा भोसले जी भी अपना बड़ा बहन को मदद करने के लिए यानी सब हेल्प करने के लिए वे भी आगे बढ़ने का कोशिश करने लगे थे। तो आशा भोसले जी भी अपना पिता से उन्हें भी गाने का शिक्षा मिले थे, क्योंकि उनका घर परिवार तो गाने का ही संगीत का ही परिवार थे ना, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक आदि संपूर्ण शास्त्रीय संगीत सब कुछ लता मंगेशकर और आशा भोसले जी को उनका पिता से मिला था शिक्षा, पहला शिक्षा। आशा भोसले जी भी गाना गाने का कोशिश करने लगे थे। आशा भोसले जी का पूरा नाम थे आशा दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर की तरह आशा भोसले जी भी बचपन से ही फिल्मों में गाना गाने के लिए कोशिश करने लगे थे। पहला मराठी सॉन्ग गाने का चांस मिलता है मराठी मूवी माजा बॉल मूवी में। और इस मूवी में जब आशा भोसले जी 1943 में गाना गाए थे, उस समय आशा भोसले जी का उम्र थे 10 साल। यहाँ से आशा भोसले जी का गाने का सफर स्टार्ट हो। 1948 में आशा भोसले जी को हिंदी मूवी चुनरिया में गाना गाने का पहला बार चांस मिलता है। फिर आशा भोसले जी को रात की रानी मूवी में गाना गाने का चांस मिल जाता है। उनके बाद वे कुछ स्टेज का प्रोग्राम भी किए थे आशा भोसले जी। तो इसी तरह लता मंगेशकर के साथ साथ आशा भोसले जी भी उनका हाथ बटाया संसार चलाने में। उस समय लता मंगेशकर पॉपुलर हो रहे थे और धीरे धीरे उन्हें गाना गाने का चांस भी बहुत सारा मूवियों में मिलने लगे थे। इस तरह से लता मंगेशकर का कैरियर तो शुरू हो चुका था दोस्तों ही बॉलीवुड जगत में। तब इसके बाद 16 साल उम्र में आशा भोसले जी का एक गलती हो जाता है दोस्तों। वो गलती है 16 साल उम्र में आशा भोसले जी को अपने से बड़े 15 साल बड़े एक आदमी जो उनका बड़ा बहन लता मंगेशकर जी का सेक्रेटरी थे, तो उस सेक्रेटरी का नाम थे गणपत राव। गणपत राव से उनका प्यार हो जाता है आशा भोसले जी को। लेकिन ये बात जब लता मंगेशकर जी को पता चलता है तो घर में सब लोग नाराज हो जाते हैं। लता मंगेशकर उन्हें आशा भोसले जी को मना करते हैं ये बात के लिए। तो तब आशा भोसले जी उन गणपत राव के प्यार में पड़कर 16 साल उम्र में वे गणपत राव के साथ घर से भागकर गणपत राव के साथ आशा भोसले जी शादी कर लेते हैं। बस यही आशा भोसले जी का जीवन में सबसे बड़ा गलती थे, क्योंकि गणपत राय जो अपने बड़ा बहन लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी थे वो अच्छा आदमी नहीं थे। तो ऐसा आदमी के साथ वह शादी करने की वजह से आशा भोसले जी का जीवन पहले तो लग रहा था बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे गणपत राय का असली चेहरा आशा भोसले जी के सामने आने लगे थे। गणपत राव के साथ आशा भोसले जी का शादी होने के बाद फिर उनका एक बेटा और एक बेटी हुआ। तो बेटा का नाम थे हेमंत भोसले और बेटी का नाम था वर्षा भोसले। तो उसके बाद गणपत राव का असली चेहरा आशा भोसले जी को मालूम चलने लगे थे। तो आशा भोसले जी को पता चला कि गणपत राव उन्हें एक पत्नी के तरह प्यार नहीं करते थे, उन्हें एटीएम मशीन की तरह चलाना चाहते थे। यानी आशा भोसले जी कमाएगा और उसका पैसों का ऊपर गणपत राव राज करेगा। तो ऐसा आशा भोसले जी को धीरे धीरे मालूम चला। और वो गणपत राव एक शराबी भी आदमी थे और बहुत बुरा आदमी थे। तो गणपत राव सिर्फ आशा भोसले जी को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करके उनका दौलत के ऊपर राज करना चाहते थे। तो धीरे धीरे सब कुछ आशा भोसले जी को जब पता चला, आशा भोसले जी के साथ गणपत राव का बहुत झगड़ा होने लगे थे। गणपत राव से शादी करने की वजह से बहुत सालों अपना लता मंगेशकर और उनके परिवार के साथ आशा भोसले जी का रिश्ता खत्म हो चुका था। बहुत सालों तक लता मंगेशकर ने आशा भोसले के साथ बात नहीं किया दोस्तों। तो इसीलिए इधर अपने मायके भी जाने का कोई चांस नहीं था आशा भोसले जी को। इस तरफ गणपत राव इतना अत्याचार करने लगा, लेकिन फिर भी आशा भोसले जी सहने लगे, क्योंकि उनको अपना बच्चों को बड़ा करना था। लता मंगेशकर और मायके के साथ भी उनका रिश्ता खत्म हो चुका था गणपत राव से शादी की वजह से। इस तरह चलते चलते एक दिन रात को गणपत राव ने हद ही कर दिया। आशा भोसले जी को मारकर उनसे पैसा छीनकर अपने घर से गणपत राव निकाल देता है, वो भी रात को।
और उस समय और भी चौंकाने वाला बात यही है, उस समय आशा भोसले जी गणपत राव का तृतीय बच्चा जन्म देने वाले थे। यानी उस समय आशा भोसले जी गर्भवती, और उस समय रात को आशा भोसले जी को मारकर गणपत राव घर से निकाल देते। किस तरह दर्दनाक कहानी है देखिए दोस्तों आशा भोसले जी का लाइफ में। फिर रात को आशा भोसले जी कहाँ जाएंगे, फिर और कोई किनारा ना मिलने की वजह से आशा भोसले जी अपने माँ के घर में गए। या तो उन्हें रहने के लिए घर का छाद मिल गया अपने माँ के घर पर, लेकिन उनके साथ कोई भी परिवार के कोई भी सदस्य अपना रिश्ता नहीं रखा, कोई भी बहुत सालों तक उनके साथ बातचीत नहीं किया लता मंगेशकर गलती की वजह से। देखिए दोस्तों आशा भोसले जी धीरे धीरे गाना गाने के लिए कोशिश करने लगे थे, लेकिन उस समय गाने का फीमेल सिंगर का गाने का चांस बहुत ही कम थे। क्यों? क्योंकि उस समय का सब बॉलीवुड जगत में बड़े बड़े हीरोइनों का गाना सब एक 3 फेमस सिंगर गाते थे। एक थे गीता दत्त, एक थे शमशाद बेगम, एक थे महान सिंगर लता मंगेशकर जो आशा भोसले जी का बड़ा बहन थे। तीनों फेमस सिंगर थे, उनके सामने आशा भोसले जी को कोई भी गाने का चांस नहीं मिल रहे। आशा भोसले जी जैसा नया कलाकार को कोई भी गाना गाने के लिए लेने को राजी नहीं हुआ था दोस्तों उस समय। फिर भी आशा भोसले कोशिश नहीं छोड़ा, कोशिश करने ही लगा लगातार। फिर कोशिश करते करते आशा भोसले जी को सिर्फ सी ग्रेड और बी ग्रेड गानों में ही चांस मिलने लगे थे। इसी वजह से आशा भोसले जी को सब लोग बी ग्रेड सिंगर बोल के संबोधन करते थे। बॉलीवुड मूवी में हीरोइन का गाना तो आशा भोसले जी को मिलता ही नहीं था, सिर्फ कैबारे डांसर और वगैरह बार डांसर इस तरह का उन लोगों का ही गाना ये गाते थे, जैसे हेलन जी इन लोगों का ही गाना आशा भोसले जी गाते थे मूवी में। तो उस समय 1952 में राज कपूर का बूट पॉलिश मूवी में गाना गाने का चांस मिला आशा भोसले जी को। छम छमा छम ये गाना भी गाए थे आशा भोसले। गाना गाने के लिए कोशिश करते करते वे आशा भोसले जी को समझ आ गया अगर बॉलीवुड दुनिया में अपना कदम बना के रखना है तो अगर वे अपने बड़े बहन लता मंगेशकर का जैसा बनने का कोशिश करे तो उनका पहचान लेकर वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, उनका करियर कभी नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसी वजह से आशा भोसले जी अपना खुद का एक अलग सा पहचान बनाने का कोशिश करने लगे थे। तो कोशिश करते करते आशा भोसले जी को समझ में आ गया लता मंगेशकर जो गाना छोड़ देते, रिजेक्ट कर देते थे, तो वही गाना आशा भोसले जी गाने का कोशिश करने लगे थे बॉलीवुड जगत में। तो आशा भोसले जी वही गाना गाते थे जो लता मंगेशकर नहीं गाना चाहते थे। तो लता मंगेशकर का रिजेक्ट किया हुआ गाना आशा भोसले जी गाते थे। और लता मंगेशकर तो बड़े बड़े एक्टर्स के यानी हीरोइन के गाना, मेन हीरोइन का गाना गाते थे, लेकिन जो मूवी में जो डांसर या आइटम सॉन्ग करने वाला थे उनका गाना आशा भोसले जी गाना स्टार्ट कर दिया थे। तो आशा भोसले जी का अलग ही एक गाने का पहचान बन गया था इस तरह गाते गाते। लेकिन सब लोग आशा भोसले जी को बी ग्रेड का ठप्पा देने लगे उनके कैरियर के ऊपर। फिर भी आशा भोसले जी हार नहीं माना, वो ये गाना गाने स्टार्ट कर दिया। आशा भोसले जी को फिर महान म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ उनका मुलाकात होता है। सचिन देव बर्मन आशा भोसले जी को लेकर कुछ मूवियों में गाना गाने का चांस देते हैं। इधर गणपत राव के साथ 1960 में आशा भोसले जी का संपूर्ण तालाक हो जाता है। आशा भोसले जी इस बीच अपना छोटा बेटा आनंद भोसले को जन्म देते हैं। उनका तीसरा बेटा आनंद भोसले होते हैं। आशा भोसले जी कभी हार नहीं माने थे जीवन में, इसीलिए उनको जो भी गाना मिलता था लता मंगेशकर के अपोजिट में वो सब गाना वो गा लेते थे। इस तरह से वो ज्यादातर पॉप रॉक सॉन्ग इस तरह का गाना ही उनको ऑफर मिलता था, और डांस का गाना ये सब ज्यादा मिलता था ऑफर, आइटम सॉन्ग, तो वो सब भी वो ये गा लेते थे। इस तरह करते करते आशा भोसले जी का कैरियर तब सही ढंग पर मिला जब उन्हें फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के साथ उनका मुलाकात हुआ। बस यहाँ से आशा भोसले जी का कैरियर का दौर शुरू हो गया दोस्तों। CID 909 मूवी में 1967 में गाना गाने का चांस दे देते हैं। जो हीरोइन के जो CID मूवी में हुए हीरोइन का गाना गाने का चांस उन्हें मिल जाता है ओपी नैयर के वजह से। 15 अगस्त 1967 में नया दौर मूवी में गाना गाने का आशा भोसले जी को चांस मिलता है। ओपी नैयर ही एक अलग किस्म का इंसान थे तो ओपी नैयर एकमात्र उस दौर का म्यूजिक डायरेक्टर थे जो लता मंगेशकर के साथ कभी गाना नहीं बनवाया।
ओपी नायर सोचते थे हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूस लिरिक्स, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सब कोई बड़े बड़े इंसान लता मंगेशकर के सामने सिर झुका लेते थे, लेकिन ओपी नायर कभी लता मंगेशकर के साथ अपना गाना नहीं बनवाया। तो ओपी नायर सोचते थे आशा भोसले जी को, लता की जगह आशा भोसले जी को लेकर ही वे अपना गाना बनवाएंगे, वे अपना गाना म्यूजिक करेंगे, म्यूजिक कंपोज करेंगे। तो इसी वजह से ओपी नायर जी आशा भोसले जी को बॉलीवुड जगत में सही तरह से लाते हैं, और इस तरह से आशा भोसले जी का कैरियर का दौरान शुरू हो जाता है। और ओपी नायर के ज़्यादातर गानों में आप देखिएगा ज़्यादातर टांगे का गाना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था मूवी में, और वो सब गाना आशा भोसले जी गाने लगे थे। दोस्तों ओपी नायर के साथ आशा भोसले जी ने वो सब हिट गाना दिए जो गाना आज भी सुना जाता है। वो गाना है आओ हुजूर, ये गाना, और गाना लेके पहला पहला प्यार, ये सब गाना बहुत हिट हुआ दोस्तों, वो सब गाना आज भी सुना जाता है। नायर जी तो थे शादीशुदा, लेकिन ओपी नायर के साथ ये भी गॉसिप उठने लगे थे। ओपी नायर के साथ आशा भोसले जी का कुछ संबंध है, ये चर्चा उठने लगे थे मैगजीनों पर। ओपी नायर के साथ आशा भोसले जी का संबंध 14 इयर्स तक था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जब आशा भोसले जी का कैरियर का ढलान बहुत आगे बढ़ गया, तो धीरे धीरे आशा भोसले जी को दूसरा म्यूजिक डायरेक्टरों ने भी गाना गाने का चांस देने लगे थे। तो उसी वजह से ये ओपी नायर के साथ साथ दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का भी गाना गाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ओपी नायर को ये चीज़ पसंद नहीं आया, ये चीज़ उन्हें खटक गया। इसलिए ओपी नायर जी आशा भोसले जी के साथ एक रात अपने गाड़ी में आशा भोसले जी को बुलाते हैं, फिर उन दोनों के बीच कहा सुना होते हैं और बहुत झगड़ा हो जाता है। के बाद आधे रास्ते पर गाड़ी को रोककर ओपी नायर जी आशा भोसले जी को चले जाने को कहते हैं। आशा भोसले जी भी सीधा गाड़ी से उतरकर चले जाते हैं और वे पीछे मोड़कर कभी नहीं देखते। बस उसी रात के बाद आशा भोसले जी के साथ ओपी नायर का संबंध पूरा टूट जाते हैं दोस्तों, और कभी भी ओपी नायर जी आशा भोसले जी को लेकर गाना नहीं बनवाया, और ना को भी उनके साथ और उनका कोई रिश्ता बना। 14 साल का रिश्ता इस तरह से खत्म हो चुका था दोस्तों। उस दौर में आज लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त आदि सिंगरों के साथ आशा भोसले जी का गाना भी चलने लगे थे ओपी नायर के वजह से। फिर इस तरह का 1960, 1970 सब दौरों को पार करने के बाद 1987 में एक तीसरा मोड़ आते हैं आशा भोसले जी का जीवन में, यानी उन्हें मुलाकात होते हैं फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन का बेटा आर.डी. बर्मन, यानी राहुल देव बर्मन, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन के साथ उनका मुलाकात हो जाता है। राहुल देव बर्मन उस समय 1980 के साल में राहुल देव बर्मन एक सबसे बड़ा फेमस पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर थे। आप लोग तो जानते ही है आर.डी. बर्मन के बारे में, उन्हें आर.डी. बर्मन सॉन्ग के में बोला जाता है। तो ही आर.डी. बर्मन के साथ आशा भोसले जी का मुलाकात होता है। आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले जी का वॉइस को, संगीत को सही तरह से पहचान लिया। उन्हें पता चला कि आशा भोसले जी सिर्फ कैबरे डांसर या सिर्फ आइटम सॉन्ग करने वाले सिंगर नहीं है, वे इतना टैलेंटेड है, अलग ही कुछ पहचान है उनके संगीत का, वॉइस का। तो इसीलिए वे इतना टैलेंटेड है कि वे मेन हीरोइनों का गाना भी गा सकते हैं, वो भी अलग तरह से एक झूमने वाला गाना। यानी आशा भोसले जी का ज़्यादातर गाना देखिएगा आप, ज़्यादातर झूमने वाला, डांस का गाना, इस तरह का गाना है। लता मंगेशकर के अपोजिट आशा भोसले जी का गाने का दौर कुछ अलग ही है। आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले जी का वॉइस को सही से पहचाने। उस दौर में 1971 में पहला हरे कृष्ण हरे राम जो सुपरहिट मूवी थे, उस मूवी का सुपरहिट गाना जो गाना, लेकिन उन्हें गाना गाने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा। बोलो शुभ सम हरे कृष्ण हरे राम, ये गाना आशा भोसले जी को गाने का चांस मिल गया आर.डी. बर्मन के वजह से। और वो सब मूवी में आर.डी. बर्मन खुद म्यूजिक कंपोज किए थे, आपको तो पता ही होगा। तो वही मूवी में गाना गाने का उनको चांस मिल जाता है। फिर हम किसी से कम नहीं मूवी में आशा भोसले जी ने 1977 में एक गाना गाए जो आज तक सुना जाता है। वो गाना
ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, यही था गाना वो मूवी हम किससे कम नहीं मूवी का गाना, जो सुपर डुपर हिट हुआ गाना, आज भी सुना जाता। ये गाना दोस्तों आपको तो पता ही है कितना सुपर डुपर हिट हुआ ये गाना। फिर 1981 में वो एक उमराई जान मूवी में आशा भोसले जी एक गाना गाते हैं। वो गाना क्या बताओ दोस्तों, वो गाना इतना फेमस होता है, इतना फेमस होता है कि वो गाना के लिए आशा भोसले जी को फिल्म फेयर अवार्डों से नवाजा जाते हैं। तो वो गाना उमरा जान मूवी का वो गाना थे, दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। लेकिन ये सब गाना इतना फेमस हुआ दोस्तों, इतना फेमस हुआ कि वो गाना सुनने से जैसे दिल को चैन मिल जाता है दोस्तों। तब आशा भोसले जी को सब लोगों को मालूम चला कि आशा भोसले जी सिर्फ पॉप गाना ही नहीं गा सकते, उनके साथ वे गजल भी गा सकते हैं। हर तरह का गाना आशा भोसले जी गा सकते हैं, गजल हो, क्लासिकल हो, पॉप हो या कैबरे गाना हो, हर तरह का संगीत आशा भोसले जी हर तरह का गाना गा सकते हैं। ये साबित कर दिया था आशा भोसले जी ने। शोले जैसा महान मूवी में, एक इतना बड़ा फेमस ब्लॉकबस्टर मूवी में आर डी बर्मन ने खुद म्यूजिक कंपोज किए, साथ में वे एक बहुत फेमस गाना गाए थे, आपको पता होगा, महबूबा ओ महबूबा। फिर 1984 के BBC 1 में रिकॉर्ड किया गया था, एशियन मैगजीन में आशा भोसले जी का गाना रिकॉर्ड किया गया था। आर डी बर्मन के म्यूजिक में आशा भोसले जी गाना गाए थे, जो और एक फेमस गाना, वो गाना है आपको पता ही होगा, पिया तू अब तो आजा, ये गाना। फिर एक दर्द भरे ऐसा गाना गाए आशा भोसले जी, क्या बताओ दोस्तों, वो गाना थे, मेरा कुछ सामान है तुम्हारे पास है। ये गाना जो है ये भी इतना सुपर डुपर हिट गाना हुआ कि इसके वजह से आशा भोसले जी को नेशनल अवार्ड मिला था आशा भोसले जी को इस गाना के लिए। फिर आशा भोसले जी ने और एक सुपर डुपर हिट गाना गाया, वो गाना है चुरा लिया है तुमने जो दिल का। ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, यादों की बारात मूवी का ये गाना है। आर डी बर्मन के साथ गाना गाते गाते आशा जी को आर डी बर्मन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगे थे, उनका प्रेम संबंध बन चुके थे आर डी बर्मन के साथ। देखते देखते वे 1980 के 4 जनवरी को आर डी बर्मन के साथ आशा भोसले जी का दूसरा शादी हो जाता है। आर डी बर्मन आशा भोसले जी से 6 साल छोटा थे दोस्तों, लेकिन उन दोनों का प्रेम के वजह से उन दोनों का शादी हो जाता है। पंचम दा यानी आर डी बर्मन के साथ आशा भोसले जी का मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल थे, दोनों बहुत खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे थे। आर डी बर्मन के साथ बेंगोली मूवी के तरफ यानी टॉलीवुड जगत में कदम बढ़ाने लगे थे। फिर आर डी बर्मन के साथ ये एक गाना गाए, फूल केनो लाल होए, फिर कथा दिलाम, ये सब गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ दोस्तों उस समय। 1978 में आशा भोसले जी एक लाल कुठी मूवी में एक गाना गाते हैं, वो गाना है तारे भोलानो गेलो ना किछुते। ये गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ दोस्तों। फिर महुआ जमेछे गाना सुपर डुपर हिट हुआ। फिर कथा হয়েছিল কেন কথা হলো না, ये गाना 1982 में त्रोई मूवी में आशा भोसले जी गाते हैं, जो बहुत ही सुपर डुपर पॉपुलर हुआ दोस्तों। एकांतापन और एक सुपर डुपर हिट मूवी में आशा भोसले जी गाना गाए थे, तुम्हारी चलार पथे आमी। ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। और एक गाना तलो छिन्न बिना, ये गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ गाना। आर डी बर्मन फिर आशा भोसले जी का अपने बच्चों को भी बहुत प्यार दिए थे।